Hi everyone, तो let's start with the part 6 of the opioid series. तो जैसा कि था फार्माकोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे. अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं अगर इसके बारे में बात करें तो ओपियोइड्स में क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म फार्माकोकाइनेटिक्स कवर हो चुकी है पूरी तरह, ठीक है, एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी. तो अब इसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या सिस्टम वाइज चलेंगे. सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे. तो उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स, दैट इज़ नॉजिया, वॉमिटिंग, प्रूराइटिस, सेडेशन एंड एनाल्जेसिया. ये सारे डोज डिपेंडेंट एक्शन रहते हैं. जैसे जैसे डोज बढ़ती जाएगी ये सारे इफेक्ट आते जाएंगे, बढ़ते रहेंगे. बाकी सिस्टम वाइज देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एनाल्जेसिया, ठीक है. अब जैसे कि हमने देखा ही था रिसेप्टर के अंदर, ये ऊपर वाले चार्ट में एनाल्जेसिया तीनों से अचीव हो जाता है, ठीक है, म्यू, कैपा, डेल्टा. इसके अलावा जो बाकी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमने यहीं देख लिए ऊपर ही, वही सारे साइड इफ़ेक्ट्स या इफ़ेक्ट्स बोले तो देखे जाते हैं. यूफोरिया म्यू रिसेप्टर से, डिस्फोरिया कैपा से, सेडेशन वही मैंने बता दिया ना, डोज डिपेंडेंट. एमनेजिया और अनरिस्पॉन्सिवनेस नहीं होते एट यूजुअल डोजेस. बहुत ही हाई डोज में इंडक्शन ऑफ एनेस्थेटिक इंडक्शन डोज जो होती है आईवी इनकी, उस डोज पे देने पर हो सकता है एमनेजिया, बट यूजुअल डोज में तो नहीं होगा. स्केलेटल मसल रिजिडिटी की अगर बात करें तो वुडन चेस्ट सिंड्रोम होता है इन पेशेंट में अगर हम फास्ट आईवी बोलस ऑफ ओपियोइड्स देते हैं. अब इसके अंदर जैसे अगर हमने फेंटेनिल का प्री मेडिकेशन जो डोज है, अगर हमने बहुत ही फास्ट आईवी बोलस दिया उसका, तो उससे सडन मसल रिजिडिटी हो सकती है. वो मसल कहाँ की होगी? यूजुअली इंटरकोस्टल मसल्स जो है हमारी ये, और इवन डायफ्राम कुछ हद तक. तो ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में फ्रीज हो जाते हैं. तो उस टाइम पे क्या होता है एग्जैक्टली, डोपामीन और गाबार्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस होता है ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से इंटरकोस्टल मसल्स की टोन बढ़ जाती है और पीक एयरवे प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि थोरेसिक कंप्लायंस डिक्रीज हो जाती है ना. तो वेंटिलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. और ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जब हम बैग एंड मास्क कर रहे होते हैं पेशेंट को, तो बैग एंड मास्क के टाइम पे हमको फील होगा, बैक की फील से पता चल जाएगा कि एकदम से कंप्लायंस ख़राब हो गई है लंग की. प्लस जब बायलेटरल चेस्ट राइज भी देख रहे होंगे बैग एंड मास्क करते हुए, तो भी हमको दिखेगा कि चेस्ट राइज इज़ नॉट प्रॉपर, मतलब उतना सफिशेंट नहीं जनरेट हो पा रही है टाइडल वॉल्यूम ना, वैसे तो पीक एवरे प्रेशर बढ़ेंगे, कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएगी. मियोसिस की बात करें तो एक्साइटेटरी एक्शन रहता है ओपियोइड्स का ऑन द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, इसीलिए पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाती है, ठीक है, मियोसिस के थ्रू. बट एक ही साइड इफेक्ट, एक ही एक्सेप्शन है इसमें, पैथिडीन. पैथिडीन के आगे भी बात करेंगे जब हम, तो इसके सारे एंटी एक्शंस है कुछ कुछ, है ना, आगे भी पता चलेंगे. नौजिया वॉमिटिंग की बात करें तो इंक्रीज PONV का रिस्क रहता ही है. क्यों होता है? डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ द कीमो ट्रिगर जोन की वजह से होता है ये. डोज डिपेंडेंट एक्शन आता है. और एम्बुलेटरी पेशेंट्स में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, हाँ, क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट वार्ड में आ जाता है, पेन फ्री होता है, ओपियोइड्स मिल रहे होते हैं उसको, फिर वो मूव करता है, तो उसकी वजह से भी स्टिमुलेशन बढ़ता है और डोज तो है. तो इसमें FL स्कोर भी देखना चाहिए हमें, ठीक है, जब भी हम पोस्ट ऑपरेटिव नौजिया वॉमिटिंग की बात करते हैं. तो उसके हिसाब से अगर ओपियोइड हो सके तो अवॉइड करना चाहिए, फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस नहीं होनी चाहिए, या उसमें भी ट्रामाडोल वगैरह रहे तो अच्छा है. बाकी जस्ट सजेशन, अपने हिसाब से करो प्रैक्टिस. कीमो ट्रिगर जोन इन फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे डोपामिनर्जिक ओपियोइड एगोनिस्ट इफेक्ट में. अब नेक्स्ट इज EEG वेवफॉर्म की बात करें तो हाई से लो की तरफ, मतलब अवेक स्टेट से डीप लो वेवफॉर्म स्लीप स्टेट तक जा रहे हैं हम, ठीक है, डीप स्लीप की तरफ, NREM स्लीप की तरफ. और इवन जनरल एनेस्थीसिया में तो और डीप होता है कि
लॉन्ग पाथवेज और शॉर्ट पाथवेज दोनों ही की कनेक्टिविटी कम हो जाती है। आगे बात किसी और दिन बात करेंगे, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, एनेस्थीसिया की बात करेंगे जिस दिन, ठीक है। नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सोमेटोसेंसरी एंड मोटर इवोक पोटेंशियल, ठीक है। इसीलिए न्यूरो के केसेस में जब भी हम बात करते हैं तो सोमेटोसेंसरी और मोटर इवोक पोटेंशियल जहाँ पे भी न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट बैठा होता है ओटी के अंदर, तो मतलब उस केस में ज़रूरत है तो ओपियोइड बेस्ड एनेस्थीसिया ही प्रोवाइड किया जाता है। इनहेलेशन गैसेस को बिल्कुल लो पे रखा जाता है, ओपियोइड्स भर भर के दिए जाते हैं, रिलैक्सेंट बिल्कुल नहीं दिया जाता, प्रोपोफॉल का इन्फ्यूजन भी दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एनेस्थीसिया को मेंटेन टीवा के थ्रू करा जाता है, बट बिना रिलैक्सेंट और बिना इनहेलेशनल, और बस यही दो ही, हाँ बाकी प्रोपोफॉल तो दे सकते हैं, उसमें भी कोई मोटर रिवर पोटेंशियल के लिए कोई है नहीं दिक्कत, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन की बात करें तो फिर सेरिब्रल ब्लड फ्लो को भी डिक्रीज़ करता है, आईसीपी को भी डिक्रीज़ करता है, और इसीलिए हमें इसे कॉशियसली यूज़ करना चाहिए हेड इंजरी के पेशेंट के अंदर। अगर सडन एकदम से डिक्रीज़ कर देगा तो भी प्रॉब्लम है, हमें मीन आर्टेरियल प्रेशर देखते हुए, मॉनिटर करते हुए ये डिक्रीज़ करना है सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन करने के लिए। इनडायरेक्टली इंक्रीज़ भी कर सकता है कब, जब अगर PaO2 राइज करेगा ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, आगे बात करते हैं उसकी, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से PCO2 एक्यूमुलेट होगा, सेरिब्रल वेजोडाइलेशन होगी और आईसीपी बढ़ जाएगा, वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा CNS कवर होता है, तो बाकी के सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।